स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन की स्क्रूटनी को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर रंजीत कुमार ने फैसला सुना दिया। उन्होंने नाथवानी के नामांकन को हरी झंडी दे दी है। लेकिन जिस तरह इस नामांकन को लेकर कांग्रेस का विरोध सामने आया है और कांग्रेस के विरोध को लेकर जेएमएम की खामोशी सामने आई, उससे कहीं ना कहीं एक सियासी संदेश भी सामने आ चुका है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी का निर्दलीय कैंडिडेट परिमल नाथवानी का दांव रंग ला रहा है। उनके नॉमिनेशन पर पहले कांग्रेस की आपत्ति सामने आई, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने सुनवाई के बाद उनके नामांकन को वैध करार दे दिया है। इस मामले का एक दिलचस्प पहलू यह रहा है कि दिल्ली से मामले की सुनवाई के लिए सलमान खुर्शीद को अपनी बात रखने तक का मौका रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं दिया, वो भी तब जबकि नाथवानी के वकील को फिर से एफिडेविट दाखिल करने का मौका दिया गया था। चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर के बाहर धरना दिया और केंद्र की बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, तो दूसरी ओर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तंत्र में सभी को अपने तरीके से विरोध करने का अधिकार संविधान देता है। हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा वाले अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, करें। लेकिन उन्होंने कल मध्य प्रदेश में जो इतिहास गढ़ा है उसको इतिहास याद रखेगा। बिना कारण मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन रद्द किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा हो गई है। भाजपा के किसी कार्यकर्ता को अंदर आने की जरूरत भी नहीं है शायद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस कारण से आना पड़ा है ना यहाँ पर। तो आते भाई, आप कह रहे हैं कि हमारे पास 56 की संख्या है, इसका अर्थ तो ये होता है कि आपको अपने विधायकों पर कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई मामला है तो इलेक्शन कमीशन देख रहा है, तो फिर आप इस प्रकार की प्रदर्शन करेंगे, इस प्रकार की घुस करके हुड़दंगबाजी करेंगे, ये अनडेमोक्रेटिक है। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद झारखंड विधानसभा पहुंचे। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के मामले में हो रही सुनवाई में सलमान खुर्शीद शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। कहा गया कि सलमान खुर्शीद समय से नहीं पहुंचे हैं, सुनवाई पूरी हो गई है, इसलिए उन्हें बहस में शामिल नहीं होने दिया गया। इससे नाराज कांग्रेस के मंत्रियों ने विरोध किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अधिवक्ता सुरेंद्र चौहान ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। उन्होंने चुनाव आयोग पर नियमों को ताक पर रखकर काम करने का गंभीर आरोप भी लगाया। अधिवक्ता चौहान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो सुबह 11 बजे से जूझ रहे थे, बहस कर रहे थे। जो कल गतिविधियां यहाँ थी उनका जवाब देने का प्रयास कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारा केस कितना मजबूत है। और इन्होंने पहले से ये भी संकेत दे दिए थे कि हमारा जहाज़ हमको लेकर यहाँ पहुँचेगा, तो 1 बजे से पहले हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और इन्होंने प्रयास किया कि 1 बजे तक मामले को खींचे। नाथवानी जी परिमल जी हैं, इनका जो असली नाम है वो नाथवानी परिमल नहीं, परिमल नाथवानी है। और साथ ही इन्होंने जो अपना एफिडेविट में इतनी ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसी है और जो डिफेक्टिव एफिडेविट है कानून के तहत, उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया। और जो सीधा रूल 4 है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की वायलेशन है, क्योंकि हर अभ्यर्थी को अपने नामांकन पत्र के साथ एक फॉर्म 26 परफॉर्मा है, उसके तहत अपना एफिडेविट देना पड़ता है। और उसमें प्रक्रिया में 6 बिंदुओं पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप अपनी धर्मपत्नी का या अपने HUF कोई फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई उनकी फर्म है, उनके बारे में या अपने डिपेंडेंट्स के बारे में जानकारी दें। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कॉलम उड़ा दिए और 2 कॉलम केवल अपना और अपनी पत्नी के बारे में इन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई। कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने शिकायत में कहा था कि परिमल नाथवानी ने जब 2008 में राज्यसभा का चुनाव लड़ा, तब नामांकन पत्र में अपना नाम परिमल नाथवानी बताया था, जबकि 2026 के नामांकन पत्र में अपना नाम नाथवानी परिमल लिखा है। वो रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर है, लेकिन नामांकन में इसकी सूचना नहीं दी गई। उन्होंने अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी जो कानूनी तौर पर देनी बाध्यकारी थी
नहीं दी। ये फॉर्म 26 का उल्लंघन है। उन्होंने अविभाजित परिवार के बारे में भी अधूरी जानकारी दी है। इसके अलावा अपने धर्म किसी मामले में मिली सजा और व्यवसाय को लेकर अधूरी जानकारी दी। कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर सवाल उठाए। मंत्री दीपिका पांडे ने तो स्पीकर की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाया, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, यहाँ लिखवा दीजिए भाजपा ऑफिस। भाजपा कैसे कैसे घुस गए लोग अंदर? नहीं, आप रोक रहे थे हमारे मंत्री को, हमारा इतना सीनियर आप हमारे मंत्री को रोक रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री को। सांसद रहा, मंत्री रहा, वकील है इतना बड़ा देश का, उसको रोक दिया आप लोग। सलमान खुर्शीद क्यों नहीं अंदर जा? ये अंदर जा रहा हमारा वकील वहीं बैठा है। यहाँ विधानसभा के चपरासियों हम लोग ले गए 500 रुपया बांटे हैं। सलमान खुर्शीद हियरिंग में शामिल हो पाए? नहीं हुए, नहीं हो पाए, नहीं बैठा दिया इनको यहाँ। उसके बाद भाजपा के वकील को अंदर बुला के सुना जाए। डेमोक्रेसी है क्या? उसके बाद भाजपा वकील जा रहा है, बुलाया जा रहा है भाजपा का। भाजपा क्या है भाजपा यहाँ? हमारे लॉयर को नहीं मिलने देगा। इतना महत्वपूर्ण बात है, सदन के मालिक नहीं है यहाँ पर। तो सलमान खुर्शीद शामिल अपीयर नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। क्या रोका गया? जो रिटन प्ली था वो दिया गया और उसके आधार पर नामांकन रद्द होना चाहिए और हम लोगों को वो जजमेंट भी जो है समय पे मिलना चाहिए ताकि हम लोग आगे का अपना रणनीति तय कर सकें। आप देखिए, दिल्ली से मैडम भाजपा का वकील वहाँ बहस कर रहा है, हमारे जो सीनियर लॉयर हमें बढ़ा दिया बाहर। ये कैसा तरीका है ये लोग का? और एफिडेविट, एक्स्ट्रा एफिडेविट ले लिया लोग से, ये हम कतई नहीं मानेंगे, हम बता दे रहे हैं। अब जबकि निर्दलीय उम्मीदवार परिमल लातवानी के नामांकन को रिटर्निंग ऑफिसर ने वैध माना है, तब कांग्रेस के पास 18 जून को चुनाव का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस के मंत्रियों ने विधानसभा के अधिकारियों, कर्मचारियों और रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका को लेकर नाराजगी का इजहार किया, उससे झारखंड की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तनय खंडेलवाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो परिमल नाथवानी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज की थी कांग्रेस पार्टी ने और रिटर्निंग ऑफिसर ने हरी झंडी दे दी है और कांग्रेस को इसको लेकर कांग्रेस का विरोध है। आज विधानसभा में भी भारी विरोध कांग्रेस का देखने को मिला है और इस पूरे विरोध में कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ी हुई नजर आ रही है। जेएमएम की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई भी नेता इस विरोध में शामिल नहीं था। हालांकि कांग्रेस के अपने तर्क है कि नाथवानी का नामांकन क्यों रद्द होना चाहिए, मीनाक्षी नटराजन का मुद्दा सामने रखकर उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है। तमाम तरह की चीज़ें हैं और इसे ही हम आज डिस्कशन पर लेकर आए हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रमाकांत महतो जी हमारे साथ, बीजेपी के नेता, बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत जी, सुनील बादल सर है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है आपका। मिथिलेश मिश्रा सर है, विशेषज्ञ संसदीय मामलों के, बहुत स्वागत है आपका। और राजेश कुमार सनी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। मिथिलेश जी से हम शुरुआत करते हैं। मिथिलेश जी, तकनीकी तौर पर हम समझना चाहेंगे कि कांग्रेस जैसे मीनाक्षी नटराजन का उदाहरण सामने पेश कर रही है, सामने रख रही है और उस आधार पर कुछ आपत्तियां दर्ज कर रही है, किस रूप में देखते हैं अगर कंपैरिजन किया जाए? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि भाई मीनाक्षी नटराजन पर डायरेक्ट कोई एफआईआर दर्ज नहीं था, कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, उसमें मीनाक्षी का नाम था और कोर्ट का नोटिस उन्हें हुआ था और उस नोटिस का उन्होंने जवाब तक दे दिया था, लेकिन आनंद फानन में उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर न डायरेक्टरशिप का जिक्र है, बहुत कॉलम को छोड़ दिया गया है, नाम उल्टा लिखा गया है। तो तकनीकी पहलू हम जानना समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये चुनाव आयोग का जो निर्देश है, रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो हस्त पुस्तिका होती है, उस डायरी में करीब करीब सब कुछ अंकित रहता है। कैसे क्या विधान होगा वो सब उसमें रहता है। अब रही बात एफआईआर की, तो कोई एक्यूज्ड हैं और एफआईआर में नाम नहीं है, ये दोनों बात कैसे हो सकती है? जवाब दे दिया, उससे क्या एफआईआर समाप्त हो जाता है? प्राथमिकी हो और प्राथमिकी हो, उसमें नाम आ गया तो उसका चर्च होना चाहिए। यदि कोई एक्यूज्ड है तो उसका नाम उसमें बगैर आए हुए ये मान लिया जाता है जो ट्रांसपेरेंसी का कहीं ना कहीं अवहेलना हुआ, जानबूझ के सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स हुआ। तो इस आधार पर यदि नामांकन रद्द किया गया तो वहाँ एक आधार बनाया गया और कंकरेंस निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग से लिया गया होगा। यहाँ की जो बात है परिमल नाथवानी और नाथवानी परिमल, आप अक्सर ऐसा देखेंगे कंप्यूटर में जब आप नाम लिखते हैं तो कभी सरनेम पहले कभी नाम बाद में, बहुत सारे फॉर्म में ऐसा होता है। ये ऐसा होता है, बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है।
तो ये एक क्लरिकल मिस्टेक माना जा सकता है। और डायरेक्टरशिप की जहां तक बात है, वो लाभ का पद है या नहीं, ये विचार का प्रश्न है। यदि लाभ का पद पर वो आसीन है तब तो आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्राइवेट में है। और हो सकता है डायरेक्टर का पद छोड़ भी दिए हों या नहीं भी छोड़े हों। लाभ का पद की श्रेणी में यदि वो नहीं आते हैं, 191 में नहीं आते हैं, तो फिर उसमें उस पर आधार वो नहीं बनता है। और इसमें ये रिटर्निंग अफसर जो झारखंड विधानसभा के तरफ से जो रंजीत कुमार ने जो भी आपत्तियां थी, कल चूंकि स्क्रूटनी के दौरान उसमें वो कांग्रेस के माननीय विधायक के द्वारा, नमन विकसल कोंगारी के द्वारा जो आपत्तियां दर्ज की गई, ये सारे आपत्ति लेके निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया। और निर्वाचन आयोग ने सीधे सीधे जवाब देने की बजाय वो सारी बातें लिख के दे दी, नियम इसमें ये लिखा हुआ, नियम इसमें ये लिखा हुआ, नियम इसमें, और रिटर्निंग अफसर अधिकृत है इस पर निर्णय लेने के लिए। तो जब सब कुछ निर्वाचन आयोग यदि उसको मानता जो कि ये सही में अवैध है, तो वो डायरेक्शन दे सकता था जो कि ये अवैध की श्रेणी में आता है, लेकिन उसने भी ये दे दिया जो ये नियम में ये लिखा हुआ है। इसके आधार पर 2 लाइन का जजमेंट रिटर्निंग अफसर ने दिया। ठीक है, ये सर आप कह रहे हैं कि जो चेकलिस्ट है, हाँ, चुनाव हैंडबुक में सारा कुछ हैंडबुक में उसके आधार पर, चलिए ठीक है। लेकिन एक जो आपत्ति आज रेस कांग्रेस की तरफ से की गई है कि आप एक पक्ष को 2 बार एफिडेविट फाइल करने का मौका दे रहे हैं, दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद जो पक्ष रखने आए थे कांग्रेस की तरफ से, उन्हें आपने सुना ही नहीं। तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या समय देना चाहिए? आप दोनों पार्टी को पूरे तौर से सेटिस्फाइड कर दीजिए। देखिए, ये समय देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये एक सेकेंडरी बात है। यदि बात, अब मान लीजिए कि वो पहले नंबर पर जैसे बैद्यनाथ राम जी ने नॉमिनेशन किया, स्क्रूटनी में उनका वैलिड पाया गया, ठीक है, वैलिड पाया गया। उसके बाद यदि कोई अब दलील देना चाहे जो नहीं ये इनवैलिड कर दीजिए, इसको ऐसे कीजिए, तो उस दलील का कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रणव झा जी का भी वही सेम केस था। इसमें 3 आपत्तियां हुई, तीनों आपत्तियों का निराकरण यदि हो गया तो उसके बाद फिर समय देना न देना बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। और ये ऐसा नहीं है नेचुरल जस्टिस का अवहेलना हुआ हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। चलिए, क्योंकि सेटिस्फाइड होने के बाद ही रिटर्निंग अफसर ने अपना वो वर्डिक्ट दिया है। चलिए, राजेश जी का रुख करते हैं। राजेश जी, काफ़ी नाराज़गी आप लोगों की आज जिस तरह से सलमान खुर्शीद को समय नहीं दिया गया और हरी झंडी दे दी गई, वैध करार दे दिया गया, क्या आगे की रणनीति आप लोगों को, क्योंकि बहुत आरोप आज लगे हैं आप लोगों की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पे इब्राहिम, जिस प्रकार का रवैया रहा आपने देखा इलेक्शन कमीशन का, भारत देश में देश के जो लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, वो बोलते थे कि भारत देश में आप देख रहे 2 कानून चल रहा है, एक कानून अमीरों का, एक कानून गरीबों का। ये साफ तौर पर झलक रहा है राज्यसभा चुनाव में कि अमीरों का कानून जीत रहा है और गरीबों का कानून हार रहा है। मीनाक्षी नटराजन जी का देखिए राज्यसभा का नामांकन रद्द कर दिया जाता है और परिमल नाथवानी जी का नामांकन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये सीधे तौर पे साफ साफ दर्शा रहा है कि भारत देश में 2 कानून चल रहा है, एक गरीब का कानून, एक अमीर का कानून। हमारी जो प्रत्याशी थे यहाँ प्रणव झा जी, उनके जो प्रस्तावक थे, उन्होंने जब कंप्लेन दर्ज किया, पहली बात तो सलमान खुर्शीद जी की बात को सुना नहीं गया। दूसरी बात आप देखेंगे फॉर्म 26 में जो हैफिडेविट इसलिए बोल रहे, चलिए माफी चाहते, एफिडेविट, चूंकि हैफिडेविट की सरकार बिहार में है, एफिडेविट को इन लोगों ने 9 तारीख के डेट में शामिल किया, जमा किया उस पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर मुझे जो जानकारी है दिया लिखा गया है, जो कोर्ट का जो आदेश है कि आप जब अपना नामांकन दाखिल करते हैं उसके बाद आप उसमें कुछ भी अटैच नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने, आरओ ने उनको एक्सेप्ट करते हुए खुद ही एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती है, और उसके बाद उनको 9 तारीख के डेट में उनको मौका दिया एफिडेविट जमा करने का। बिहार होता तो हो सकता है एफिडेविट होता। तो देखिए, सीधे तौर पे साफ दर्शाता है कि भाजपा के इशारे में, मोदी जी के इशारे में किस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को इन लोगों ने पंगु बना दिया। आप देख लीजिए चुनाव आयोग का रवैया, ईडी का रवैया, सीबीआई का रवैया, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाबी घुमाने पर चलते। जिस प्रकार भाजपा का युवा विंग है, एबीवीपी है, उसी तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है सारी। और सीधे तौर पे मैं बोल रहा हूं, चुनाव आयोग का जो रवैया रहा, मध्य प्रदेश में रद्द कर दिया, झारखंड में एक्सेप्ट कर लिया, और लगभग मुझे जहां तक त्रुटियों की बात मैं सुन रहा था अभी विशेषज्ञ महोदय से, आप अगर जहाज में आप अगर दौरा करते हैं, जहाज का टिकट खरीदते हैं, तो उसमें भी ऑप्शन आता है कि आपको लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, और अगर लास्ट नेम के जगह में आप फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा
तो वो आपको फ्लाइट में बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह चुनाव आयोग, चूंकि आप समझ ही रहे, दो कानून चल रहा, दो कानून सीधे तौर पे भारत देश में, एक अमीर का कानून, एक गरीब का कानून, और साफ तौर पे इस पे दर्शा दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी लगातार आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, हम लोगों ने आज विरोध दो प्रदर्शन कानून किया। राजनीतिक दल है, विरोध प्रदर्शन करना भी चाहिए। हम लोगों ने भी किया अपने तरीके से, भाजपा ने भी किया अपने तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारे पे कार्य कर रही है। चलिए रमाकांत जी का रुक करते हैं। रमाकांत जी, नाथवानी जी का नामांकन वाया इलेक्शन कमीशन, बीजेपी पर आरोप। कांग्रेस पार्टी ने आज जिस तरह से विरोध किया है, नाथवानी के नामांकन से शुरू हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया और फिर आखिर में भारतीय जनता पार्टी निशाने पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सन्नी जी जो बोल रहे थे, यदि गरीब राहुल गांधी जी जैसा रहें इस देश में तो बहुत अच्छी बात है। और कांग्रेस पार्टी जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, प्रणव झा जी को, वो भी गरीब ऐसे मिलते हैं तो क्या बात है। आरोप गढ़ना भारतीय जनता पार्टी पे, ये हुड़दंग और गुंडागर्दी किसने शुरू की वहां पे? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां गई थी? और आप माननीय मंत्री महोदया का बयान सुनिए। यहां वरीय अधिकारी वर्षों से विधानसभा में सेवा दिए हुए हैं, मिथिलेश जी आज यहां आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि नथवानी जी ने यहां 500 रुपया में सबको खरीद लिया है। यह बयान है ये कांग्रेस पार्टी के? ये सत्ता का अहंकार नहीं है तो क्या है? अरे जीवन भर आपने तो यही किया है, संवैधानिक संस्थाओं को दबा दबा करके आपने देश को खोखला कर दिया। और आज सिस्टमेटिक तरीके से आज संघीय ढांचा मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे बढ़ रही है तो इनको दिक्कत हो रही है। ये इस प्रकार की असंवैधानिक काम और लोकतांत्रिक तरीके से अपनाया जाना चाहिए था इनको। इन्होंने वो लोकतांत्रिक तरीके से काम किया। उन्होंने कार्यकर्ता की क्या जरूरत थी विधानसभा में? माननीय विधायक गण चले जाते हैं वहां पे, माननीय मंत्रीगण थे ही वहां पे। ये आम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के चुने हुए, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी के किस लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन्हें जाने की क्या आवश्यकता थी वहां पे? तो सठे साठ्यम समाचारित जब इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी नथवानी जी को समर्थन दे रही है वहां पे, तो स्वाभाविक है कि उनका प्रतिरोध होगा। और प्रतिरोध हुआ तो कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ गई। और जहां पर संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात है, अब जिस तरीके से दलील दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जब नॉमिनेशन फाइल होता है इब्राहिम जी, तो रिटर्निंग अफसर उसमें एक समय सीमा तय कर देते हैं कि आप कुछ उसमें खामियां रहती है तो समय दी जाती है उसमें, और समय दी गई और उसी में फिर से शपथ पत्र दायर की गई। और उसके बाद 8 तारीख के बाद फिर वहां पे कहा गया कि नहीं आपका सब ठीक ठाक है। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने वहां पे एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी पुरानी आदत है। इनकी अभी दिक्कतें हो रही है गठबंधन को लेकर के, कोई नागनाथ कोई सांपनाथ ऐसे बयान आ रहे हैं इनके अलायंस पार्टनर के बीच में, तो ये खुन्नस अब भारतीय जनता पार्टी पे निकाल रहे हैं ये। अरे भैया, आप कांग्रेस पार्टी को जहां जहां ये हाशिए पे चलना शुरू हो जाती है, ये जान रही है कि अब हमको कांग्रेस मुक्त भारत के लिए जनता ने शपथ ले ली है, तो ये दिक्कतें हो रही है इनको। तो हर जगह इस प्रकार की बखेड़े शुरू करें। एमपी का मामला, मध्य प्रदेश का मामला यहाँ पे जोड़ने से क्या मतलब होगा आपका? अब वहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे की थी वैसे की थी। अरे आपने क्या किया था? आपने अपने जमाने को याद करिए, नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी से लेकर के बाकी के कार्यकाल में आप अपने याद करिए कि आपने संवैधानिक व्यवस्थाओं को किस तरीका से आपने धज्जियां उड़ाई है, और वो आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं सोच रहा था अब तक नेहरू जी तक पहुंचे कैसे नहीं है भाजपा? नहीं पहुंचे क्या? हम तो पार हो गए उसे। तो सोच ही रहा था आज उनके कार्यकाल को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पार किया। आज इतिहास गढ़ा गया। तो ये जो एक परिवारवादी और वंशवादी व्यवस्था के माध्यम से ये आगे बढ़ना चाहते थे, आपको दिक्कतें हो रही है। उसी समय तो डेमोक्रेसी का आपने हत्या कर दी थी। आप एक वोट पाए थे, 15 में एक वोट नेहरू जी को मिला था और प्रधानमंत्री बने थे। लोकतंत्र की हत्या तो बुनियाद में भी हो गई थी। अच्छा सनी जी, आपने जिस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आपने व्यवहार किया है, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र इंदिरा की बात, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे पटेल जी हो, आपने किसी को छोड़ा क्या? आपने
आपने तो अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा, नरसिम्हा राव जी को भी नहीं छोड़ा आपने। ये हाल कांग्रेस पार्टी का और गांधी परिवार का है। और आप जपते रहिए गांधी 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 गांधी, और वो भी छद्म गांधी। आपने आप टाइटल तक लूटते हैं, टाइटल तक एडॉप्ट करते हैं। अच्छा एक बार राजेश जी, अच्छा राजेश हो गए आप, तो आप मानसिक संतुलन कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है और ये स्थिति पैदा हो गई कांग्रेस। अच्छा सुनिए ना राजेश जी, अच्छा ठीक है राजेश जी, सुनिए ना, ये आप सुनील सर के पास हमको जाना है, एक बार क्विक रिएक्शन आपका ले लेना। जो रमाकांत जी ने बोला उसको आप खारिज नहीं कर सकते। विधानसभा में राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपके दल की जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 500-500 रुपया ले लिए, मतलब अपने ही कर्मचारी अधिकारियों को आप 500 रुपये में बेच दे रहे हैं। ये जस्टिफाइड नहीं है बॉस। देखिए माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर आपको मैं भी बता देना चाहता हूं, जब परिमल नाथवानी जी नामांकन कर करके निकले और निकलने के बाद मुझे पत्रकारों के माध्यम से ही जानकारी मिली कि 50-50 हजार का गड्डी उन्होंने 2 कर्मचारियों को दिया। तो आपने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया? मैं बता रहा हूं आपने वहां पे रिकॉर्डिंग निकालते, आपके पास तो सत्ता है। 24 विधायकों के ठीक है, विधानसभा में तो सीसीटीवी है ना, विधानसभा में सीसीटीवी है। और एफआईआर क्यों नहीं किया आपने? थे कि भाजपा का कार्यकर्ता एफआईआर करते, क्या अभी भी आप रिकॉर्डिंग निकाल करके एफआईआर करिए? भाजपा को कार्यकर्ता नहीं मिला, आरोप लगा करके विधायक दल पार हो जाइए। बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री क्या बोला करते थे, पूर्व का बयान में दिखा देता हूं कि भाजपा का ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, झारखंड का माटी का लाल चुनाव लड़ेगा। तारिक जी इन्हें बोलिए, नाथवानी जी मुझे आप जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इतना गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, विधानसभा में सीसीटीवी है, आप फुटेज निकलवा के, वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं वहां पे, के लिए उनको समर्थन दिए भैया। वहां पे विधायक को जाएगा सारिक जी इनके पूछिए ना, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए? चलिए राजेश जी, अगर आप जो बयान दे रहे हैं 50,000 की गड्डी का फुटेज निकाल के आप पेश कर दीजिए ना, आपके हाथ तो मजबूत हो जाएंगे। समर्थन दे रहे हैं, चलिए अच्छा चलिए ठीक है राजेश जी, सुनील सर का रुख करते हैं। सुनील सर, किस रूप में देख रहे हैं? ये तो एक मुद्दा है ही है कि नॉमिनेशन को लेकर आपत्ति, फिर उसको वैध पाया गया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे विरोध प्रदर्शन में एज ए जर्नलिस्ट आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ी हुई है, जेएमएम का कोई समर्थन नहीं है, और जब बात किया जाए तो इंटैक्ट है, एक ही बयान आ रहा है? देखिए, पूरे मुद्दे पर जैसे मिथिलेश मिश्रा जी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो बात कही, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। आप कितनी भी ऊंची आवाज में कोई बात कहें, उसको काटें या दोहराएं, उससे कुछ नहीं होगा। जो भी तथ्य हैं, अगर पैसे बांटे गए हैं तो एफआईआर होनी चाहिए, जाहिर तौर पर। दूसरी बात है कि नाम इन्होंने कहा कि फ्लाइट में जब आप जाते हैं, तो मैंने भी यात्राएं की हैं, कई बार मैं अपना नाम सुनील बादल लिखता हूँ, पहले बादल हो जाता है, उसने मुझे कभी रोका नहीं। तो ये मेरी कुछ हाईकोर्ट के वकीलों से भी मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि आगे पीछे नाम लिखने से आपत्ति नहीं हो सकती, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। रही बात की जो सलमान खुर्शीद जी आए, उनको मौका नहीं मिला, तो उसके पहले तो अभी एक बयान आ रहा था कि उसमें दिखाया भी गया, आप ही के चैनल में भी कुछ देर पहले, कि कांग्रेस के एक वकील जो है वो पक्ष रख रहे थे। तो मिथिलेश मिश्रा जी की बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि प्राकृतिक न्याय, जो नेचुरल जस्टिस की बात होती है, वो तो आपको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। अब कहा गया कि साहब हमारे एक और वकील आए थे, उनको भी सुनना चाहिए था। तो संवैधानिक संस्थाएं जो भी होती हैं वो प्रक्रियाओं से, नियमों से चलती हैं, और अगर उन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिस भी पार्टी को आपत्ति हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो या और भी कोई हो, तो उनको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर जो वहाँ से चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है, तो बिना तथ्यों के तो लिया नहीं होगा, वो सब बातें रिकॉर्डेड होंगी, उसको लिखा गया होगा कि इन्होंने ये कहा, ऐसे हुआ, इनके तथ्य ये हैं, इन्होंने ऐसे, इसलिए कि होल्ड किया गया, तो कल से आज तक जो बातें हुई होंगी तो वहाँ भी विशेषज्ञों से राय ली गई होगी, तो उसके आधार पर ही मुझे लगता है निर्णय लिया गया होगा। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा कहीं से कोई उठा नहीं रहा है कि परिमल नाथवानी जी सही उम्मीदवार हैं या नहीं, प्रणव झा जी सही उम्मीदवार हैं या नहीं। इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।
यहाँ पे चर्चा हो रही है कि हमें घुसने नहीं दिया, वो कैसे घुस गया। देखिए मुद्दा ये है कि राज्यसभा या हमारे जो माननीय सांसद हैं 19 सांसदों की रिपोर्ट आई थी मार्च में, उसमें था कि उन्होंने सिर्फ 50% राशि ही खर्च की, बाकी वो पैसे तक जो सांसदों को दिए जाते हैं अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए वो उन्होंने खर्च नहीं किए। बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड तो इतना हास्यास्पद है कि वो बहुत कम राज्यसभा में बोले, अटेंडेंस भी नहीं है, कैंडिडेट्स पे नहीं है। जबकि परिमल नाथवानी जी के बारे में एक बात तो सभी लोग कह सकते हैं कि उन्होंने जितने मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे जनहित से जुड़े हुए थे और बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे। तो एक पक्ष तो जैसे उन्होंने कहा भी कि मैं तो पुराना झारखंडी हूँ, पिछली बार भी वो राज्यसभा के सदस्य रहे। तो बात यहाँ पर ये होनी चाहिए कि जो पार्टियाँ बात करती हैं स्थानीयता की, जो पार्टियाँ बात करती हैं क्षेत्रीयता की, या उसी आधार पर उनका गठन हुआ है या उसी आधार पर वो सारी बातें जो है करते हैं, पूरी राजनीति उनकी उसी पर केंद्रित है। लेकिन उसके बावजूद जब वो कैंडिडेट का चुनाव होता है तो ये आयातित जो कैंडिडेट जिसको हम बोलते हैं या बाहरी कह सकते हैं आप, तो उसका इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है। लेकिन क्या हमारे झारखंड में उम्मीदवार नहीं है या हैं? जैसे यहाँ पर झामुमो जरूर एक अपर हैंड रखता है कि उन्होंने बैजनाथ राम जी को जो उम्मीदवार बनाया तो उन पर तो कोई उंगली उठा नहीं सकता है क्योंकि वो झारखंड के हैं। अब प्रणव झा जी पर और नथवानी जी पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, उनको कह रहे हैं कि वो पैसे बांटे, ये किए। लेकिन इन पार्टियों को मेरे विचार से ये भी मुद्दा रखना चाहिए कि वो बतौर राज्यसभा के सांसद योग्य उम्मीदवार हैं या नहीं हैं। क्योंकि अब उनकी जीत जिस तरह से बातें उभर रही हैं, जो बातें इधर उधर से सुनने में आ रही हैं, लगता है कि उनकी जीत जो है प्रबल संभावनाओं के साथ हो सकती है। जी चलिए, तो सुनील बादल साहब ने कहा कि भाई इस मुद्दे पर, ये एक जस्टिफाइड बात है पत्रकार के चश्मे से कि भाई इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए कि कौन उम्मीदवार झारखंड के हित में काम करेगा, तो दूसरे मुद्दों पर बात हो रही है। बहरहाल कई और सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के बाद महागठबंधन ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में अपना पक्ष रखा। क्या कहना है केशव महतो कमलेश, सुप्रियो भट्टाचार्य, मनोज भक्त और राधाकृष्ण किशोर का, ये आपको सुनवाते हैं। जो एक गुजरात की एक कॉक पेट कंपनी है, पेट्रो प्रोडक्ट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर हैं। उसके साथ साथ वहाँ जो उनके परिवार के सभी लोगों का उसमें विस्तार पूर्वक कोई वर्णन नहीं था। उनके और सारे जो आपराधिक मामले थे उसका जिक्र नहीं था। नाम में भी सरनेम को पहले किया गया था, नाथवानी और परिमल को पीछे, जो कि उनके वोटर लिस्ट में परिमल नाथवानी है। इस तरह से कई त्रुटियों का उन्होंने उजागर किया था। लेकिन आज जैसा सुनने में आया कि उन्हें अलग से फिर पेपर दाखिल करने का मौका दिया गया, जो चुनाव आयोग के उनके नियम के विपरीत है। यहाँ खेल दूसरा हुआ, ये क्लॉकवाइज नहीं चला, ये एंटी क्लॉकवाइज चला। कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रस्तावक ने जब आपत्ति दर्ज की, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज कार्रवाई शुरू हुआ और पूरा वक्त दिया गया कि त्रुटियों को सुधारें। कि ये जो भाजपा हमेशा यहाँ एक हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त की जो राजनीति करती आई है, उसको भी मात देना है। इंडिया गठबंधन के सारे विधायक मिलकर के उसको मात देंगे। और बहुत जाहिर है कि हमारे पास नंबर्स है, उस नंबर्स को देखते हुए अगर कोई आया है, उतनी बड़ी पार्टी आई है, भाजपा जिसका समर्थन कर रही है, तो इसके पीछे मकसद है। इसके पीछे खरीद फरोख्त के अलावा और कुछ मकसद नहीं है।
अभी हमारे सामने सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि इनके इस मकसद को हम लोग धूल चटाएं और ईमानदारी से जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं प्रणव कुमार झा और बैजनाथ राम जी, झामुमो के बैजनाथ राम जी और कांग्रेस के प्रणव कुमार झा, उनको हम लोग मिलकर के जिताएंगे इंडिया गठबंधन के लोग। लेकिन इतना सोची समझी राजनीति उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यही है कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करो, कांग्रेस को कमजोर करो, और यही सोच करके एक निर्दलीय प्रत्याशी को उन्होंने समर्थन दिया है कि अगर जीता ये चुनाव, राज्यसभा का चुनाव जीता गया तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा, और अगर हार हुई तो परिमल नाथवानी की हार मानी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा हो जाए तो उसमें जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं उनकी कहाँ गलती है। लेकिन इस लड़ाई को इस दौर में हम लोगों को लड़ना है और कदम कदम पर ये लड़ाई हम लोग को लड़नी पड़ रही है। वोट चोरी से बढ़कर के अब ये सीट चोरी तक पहुंच गए। एक नोटिस का हवाला दे करके मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है और यहाँ गलत फॉर्मेट, इनकम्प्लीट फॉर्मेट, जो ग्राउंड है आपके नॉमिनेशन को रद्द करने का, उसको वैलिड बताया जा रहा है। हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं। लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े हो रही है। हमने लगातार गुहार लगाने का काम किया और जिस तरह की छोटी सी शिकायत पर मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन जी के पर्चा जो था उसको रद्द कर दिया गया और यहाँ उसी बात के लिए नए तरीके से उनको फॉर्म 26 भरने का अधिकार दिया गया, जबकि 3 बजे जब स्कूटनी की बात खत्म हो जाती है उसके बाद कोई भी फॉर्म नहीं लिया जा सकता है। हम लोग बार बार कहते रहे, हमारे जो राष्ट्रीय नेता भी हैं और वकील भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, सलमान खुर्शीद साहब आए और उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तभी हमें ये प्रतीत हो गया था कि सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, लोकतंत्र की हत्या होने वाली है और अंततः लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र के मंदिर में ये दुखद है। तो इंडिया गठबंधन के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको हमने सुनाया और क्या कुछ कहा है मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने, वो भी आपको हमने सुनाया। और वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं और पहले तकनीकी चीज़ जान लेते हैं, फिर उसके बाद राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है उसको भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। मिथिलेश सर का रुख करते हैं। मिथिलेश जी, क्या अब ऑप्शन रहता है? जैसे महागठबंधन रिटर्निंग ऑफिसर के जो हरी झंडी उसने दिखा दिया है, वैध करार दे दिया है, उसके बाद भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, तो क्या पूरे तौर से संतुष्ट होने के लिए क्या आप सिर्फ अब न्यायालय का दरवाजा बचा है या कुछ और प्रोसेस होता है इसमें? देखिए, इसमें राज्यसभा का जो गठन की प्रक्रिया है और उसके बाद उसके निर्वाचन की प्रक्रिया है, ये संविधान में निहित, वो आर्टिकल 80 में सब कुछ क्लियर कट है। अब रही बात उसके बाद आरपी एक्ट 1951-52 दोनों के तहत जो है सो उसमें प्रोविजंस किए गए हैं कैसे चुनाव होंगे। और इसमें एक बात मैं साफ साफ बता दूं, जो 2013 में लिली थॉमस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब वो जजमेंट दिया था, जो 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा वाले जो भी कोई सांसद, विधायक, विधान पार्षद वगैरह होंगे, उनकी सदस्यता से वो समाप्त हो जाएंगे और अगले 6 वर्ष तक वो 2 वर्ष के बाद अगले 6 वर्ष तक फिर वो अधिकृत नहीं होंगे। इसके बाद से निश्चित रूप से ये एफआईआर वाला जो मसला है, जहां कहीं किसी भी चीज पर कोर्ट केस का मामला होता है तो उसको बड़ी संजीदगी से निश्चित रूप से देखा जाता है। और रिटर्निंग ऑफिसर जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत है, उनको ये विशेषाधिकार प्राप्त है जो कि उस हस्तक में जितने भी प्रावधान हैं उसके आधार पर वो डिसीजन ले सकें। तो उस हस्तक के आधार पर क्लरिकल मिस्टेक और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ये दोनों 2 चीज हुई। यदि कोई बड़ा अपराधी है और वो छुपा लेता है, एक उदाहरण छोटा सा मैं देना चाहूंगा इसी क्रम में, निजामुद्दीन अंसारी को 2 वर्ष की सजा हुई थी एमएलए रहते हुए में। अगले बार जब वो 2014 में जब वो नॉमिनेशन फाइल किए तो उन्होंने वो चीज छुपा लिया, वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट था। लक्ष्मण शर्मा जी वहां से थे, प्रत्याशी शायद भाजपा के या भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने उस बात को उजागर किया, उनका नामांकन रद्द हो गया। ये बात दिगर है कि हाईकोर्ट से फिर वो जीत गए, वो सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन वहां पर सप्रेशन ऑफ फैक्ट हुआ, चूंकि उनको 2 वर्ष की सजा मिली थी जिसको उन्होंने छुपा लिया था। तो यहां यदि इस चीज का कोई यदि बात नहीं है, क्लरिकल मिस्टेक है, तो उसको आधार बना के वो डिस्क्वालिफिकेशन का या
रद्द करने का, पर्चा रद्द करने का वो आधार नहीं बनता है। डूज एंड डू नॉट्स में साफ साफ सब संकेत दिए हुए हैं जो किस आधार पर हो सकता है। रिटर्निंग अफसर ने एक कदम आगे बढ़ के निर्वाचन आयोग तक अपना वो जो है वो भेज दिया, जो ये आरोप लगाए गए हैं इस पर हमें क्या करना है। और निर्वाचन आयोग फिर जब उसको भेज दिया जो इसमें नियम, इसमें ये सारे प्रावधान स्पष्ट किए जा चुके हैं, आप अपना डिसीजन लीजिए, तो ये डिसीजन तो रिटर्निंग अफसर को ही लेना था और उसने डिसीजन लिया। अब रही बात, यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं इस केस को लेके, स्टे हो जाता है, कुछ इस तरह की बात होती है, तो वो तो अधिकार है ही, कानूनी प्रक्रिया को वो सरलीकरण करने का या उसकी व्याख्या करने का अधिकार तो माननीय न्यायालय में है ही, रिट याचिका दायर करने का अधिकार तो है ही, उससे कहाँ आप अलग हो सकते हैं। अब रही बात सलमान खुर्शीद साहब की बात बार बार आ रही है, जो उनको मौका नहीं दिया गया, तो एक वकील को ऑलरेडी मौका दिया गया जो उनके साथ थे और संतुष्ट हो गया यदि रिटर्निंग अफसर, तो उसने अपना वर्डिक्ट सुना दिया। अब इसके बाद यदि देर रात, अब इसके बाद सलमान खुर्शीद साहब के बाद यदि मान लीजिए कपिल सिब्बल साहब कहेंगे, एक बार ये तो मैं भी पक्ष रखूंगा। चला रहे हैं टेलीविजन पे, कांग्रेस की जो आपत्ति है उसमें जो आप बोल रहे हैं उसका भी जिक्र है कि फॉर्म 26 का उल्लंघन हुआ है और क्या क्या जानकारी जो नहीं दी गई है, ये देखिए अब आएगा। परिवार के बारे में अधूरी जानकारी दी है और इसके संभवतः इसके बाद वाला धर्म, सजा और व्यावसायिक जानकारी पूरी नहीं दी, अधूरी है। देखिए, जानकारी तो निश्चित रूप से देना चाहिए, एक सामान्य बात है। जो जितना भी जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी सही भरना चाहिए। ये सीपीसी में 1908 में भी ये प्रोविजन किया गया है, जो साक्ष्य आप गलत देते हैं तो आप दोषी हैं। लेकिन सवाल ये है जो कि कौन सा ऑफेंस की श्रेणी में आता है, कौन सा नहीं आता है। तो इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर का जो हस्तक है उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि ये यदि गलती पकड़ाएगी तो नामांकन रद्द हो जाएगा, ये गलती पकड़ाएगी तो इसको सुधार करने की गुंजाइश है और उसके तहत इसमें किया गया है। यदि उसको सुधार किया गया है तो उस नियमावली के तहत, आरपी एक्ट के तहत जो प्रोविजन किया गया है, निर्वाचन आयोग ने जो दिशा निर्देश दिया है उस हस्तक में, उसके आधार पर किया गया है। ऐसा कोई अपने मन से नहीं कर सकता। चलिए अब राजेश जी का रुख कर लेते हैं। एक बात और जोड़ देना चाहूंगा, जो बहस तो नेहरू जी से लेके यहां तक हो गई, सिर्फ एक जानकारी के लिए मैं देना चाहूंगा। जो जब 1952 में जो सरकार बनी थी, कांग्रेस की पहली सरकार, नेहरू जी की सरकार जो बनी थी, अंबेडकर साहब का जो चर्चा हुआ, हमारे राजेश जी ने कहा जो कांग्रेस के थे, ये एक मैं जानकारी दे दूं, जो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, BR अम्बेडकर और जॉन मथाई, 3 ऐसे मंत्री थे जो कांग्रेस के नहीं थे। एक विधि मंत्री हुए अम्बेडकर साहब, जॉन मथाई हुए वित्त मंत्री और कश्मीर मामलों के मंत्री हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जनसंघ के थे। तो ये तीनों कांग्रेस के नहीं थे। तो वो एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप का चीज, एक कंसेप्ट था उस समय में, और अंबेडकर जी को विधि मंत्री बनाया गया सर्वसम्मति से। चलिए राजेश जी, अब राजनीतिक बातों में आते हैं। जिस तरह से आज जो आप लोगों का विरोध हुआ, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन एक है, हम लोग दोनों सीट जीतेंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का आप लोगों में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। ये आपत्ति आप लोगों की सिर्फ रही एक गठबंधन के तौर पे भी जेएमएम का वहाँ मौजूद रहना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात है कि जो बयान वहाँ पर हुए, जैसा रमाकांत जी ने कोट किया कि अपने ही कर्मियों को, अपने अधिकारियों को 500-500 रुपया ले लिया, आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि भाई गड्डी बाटी। दूसरा, संसदीय कार्य मंत्री थे, बावजूद इसके दीपिका पांडे सिंह कह रही हैं कि भाई इतना बड़ा दिन है और सदन के मालिक नहीं है, और संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि इस भवन का नाम, उस कमरे का नाम बीजेपी कार्यालय कर देना चाहिए। किस रूप में देख रहे हैं, कहाँ इंटैक्ट है, आप लोगों को तो नजर नहीं आ रहा है ना? देखिए सारिफ, इस राज्यसभा चुनाव में मैंने पहले भी कहा कि 2 कानून पूरे भारत देश में चल रहा है, ये साफ साफ दर्शाया। जिस प्रकार मीनाक्षी नटराजन जी का सदस्यता रद्द किया गया, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं महिला आरक्षण बिल को लागू करो, एक महिला, SC महिला, गरीब महिला का इन लोगों ने नामांकन को रद्द करने का काम किया। एक नोटिस पर उनको कोई मौका नहीं दिया गया कि नोटिस का आप जवाब दीजिए। और जब यहां त्रुटियां थी परिमल नाथवानी जी के नामांकन में, तो इनको मौका पे मौका बुला करके दिया गया। तो इससे साफ दर्शाता है कि देश में 2 कानून है, अमीर और गरीब का कानून अलग चल रहा है। आम जनता जो मोदी जी भाषण देकर के आए थे कि एक मौका मुझे दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, फलनवा करेंगे, ढेकनवा करेंगे, 15 लाख लाएंगे, उसके परे
दो कानून यहां पे चलाने का काम किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया, गरीब और अमीर को बांटने का काम करने का काम किया। और रही बात, देखिए अभी मैं सुन रहा था विशेषज्ञ महोदय जी का भी, तो मैंने जब जवाब दिया तो मैंने क्या कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कांग्रेस पार्टी में थे, आप देख लीजिए उसको, हो सकता है 1952 में नहीं थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव भी लड़े वो महाराष्ट्र से। तो ये भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और रही बात इंडिया गठबंधन की तारीख, तो आपको मैं याद करा दूं कि जब नामांकन हुआ, दोनों सीटों पर जब नामांकन हुआ तो दोनों सीटों में आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, वहां पे आपको जदयू के, एनडीए के तरफ से नहीं था जदयू का, आजसू का नहीं था, लेकिन हमारा जब गठबंधन का नॉमिनेशन हुआ तो उसमें आपको सारे गठबंधन के घटक दल सामने नजर आए। और उसके साथ ही साथ जब प्रस्तावक का नाम आप देखेंगे तो माननीय हेमंत सोरेन जी प्रस्तावक है बैजनाथ राम जी का, और माननीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी प्रस्तावक है श्री प्रणव झा जी का। वो आपने देखा भी होगा यार, आप चैनल के माध्यम से दिखा भी सकते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और एक है। रही बात जिस प्रकार आरओ का रवैया रहा, आरओ ने लगातार मौका दिया परिमल नाथवानी को, और जब सलमान खुर्शीद साहब आने वाले थे उनको सूचना दे दिया गया था, और वो 12 बजे वो विधानसभा में पहुंचे, मैं भी वहां पे मौजूद था विधानसभा में, और उनको घुसने नहीं दिया जा रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जब वो अंदर गए तब तक में बोला गया सारी प्रक्रियाएं समाप्त कर दी गई है। समय तो देना चाहिए था ना सारी, इन्होंने समय भी नहीं देने का काम किया। आपके वकील तो पक्ष रख ही रहे थे तौर पे मीनाक्षी नटराजन जी का, अच्छा आपके वकील तो पक्ष रख ही रहे थे ना, ऐसा नहीं कि आपका पक्ष नहीं रखा है, सलमान खुर्शीद ने आया तो आपका पक्ष नहीं रखा। आरओ को मैं क्या बोल रहा हूं, रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना दे दी गई थी कि हमारे सीनियर वकील आ रहे हैं, वो बात रखेंगे सारी की सारी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले 12 बजे से पहले वहां पे इन्होंने सारी की सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर दिया। और रमाकांत जी जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, जब परिमल नाथवानी जी का नॉमिनेशन हुआ तो कल मैं परसों बैठा था आपके चैनल में, जदयू के प्रवक्ता ने क्या कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया नहीं गया, आजसू का कोई नेता वहां शामिल नहीं था, लोजपा का कोई नेता शामिल नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर का ये नाम लेते हैं, चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से, और मुंबई से बोलते हैं, और उनकी परिणति क्या करवाई कांग्रेस पार्टी ने, उनके बारे ये नहीं बताएंगे। महानिर्वाण के बाद उनकी परिणति कांग्रेस पार्टी ने क्या करवाई, उनका नाम नहीं लेंगे। पीवी नरसिम्हा राव की परिणति इन्होंने मृत्यु उपरांत क्या किया, उनका नाम नहीं लेंगे। अजय राजे जी ये सुन लेते हैं, एक बार रमाकांत जी भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जीवन रहते ही वो भारत रत्न लेंगे, और अम्बेडकर को भारत रत्न देने में इनको दर्द होगी। ये है कांग्रेस पार्टी। अच्छा ठीक है, चलिए, इसलिए ये लोग परिमल नाथवानी को समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, और कोई इनका मंशा नहीं है। चलिए, बाहर से समर्थन देते, राज्यसभा में बाहर से समर्थन देने का काम कर रहे, इसलिए ताकि भाजपा के प्रत्याशी हो सकता है हार जा रहे हैं, लेकिन ये प्रत्याशी से समर्थन नहीं दे रहे हैं। रामाकांत जी प्रत्याशी आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुलकर के समर्थन दे रही है नाथवानी जी को। और रही बात प्रणव झा जी, और आप जो बोल रहे हैं ना, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, और प्योर झारखंड से आपको 3-4 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की राजनीति कितने अकलियत को और क्या गरीब आदमी को बनवाया है क्या? आपके पास आपका ये पिछड़ा है क्या? राजेश जी हो गया, ये ST में आते हैं क्या? चलिए, SC/ST का तो आपने देखा, महिला आरक्षण का बात करते, महिला की बात कर रहे हैं, आपने किस प्रकार नामांकन को रद्द किया, पूरा भारत देश देख रहा है। अच्छा चलिए राजेश जी समय कम है, राजेश जी समय कम है हमारे पास। रमाकांत जी देखिए, मैं सुन रहा था बयान माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, प्रदेश अध्यक्ष मैं नहीं हूं रमाकांत जी, हाँ प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान सुन रहा था मैं, केशव जी का। नहीं, टीवी पे सुन रहे थे, टीवी पे सुन रहा था ना। अभी वो बोल रहे थे ना, मंत्री रहे हुए व्यक्ति हैं और किस प्रकार से बयान दे रहे हैं। आप बताइए, उसको सच साबित करने में तुले हुए हैं कि 500 रुपया वहां पे बटी। ये कोई बात हुई भाई? वहां CCTV कैमरे लगे हुए हैं विधानसभा में, आपकी सरकार है, 1 घंटा में आप निकाल करके आप FIR दर्ज करा के उस पर कार्रवाई करा सकते थे, उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाता। इतना हाय तौबा मचाने की कांग्रेस पार्टी को कोई जरूरत नहीं थी। और हम क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। जब आपने कैंडिडेट्स की, जिस गरीब की आपने घोषणा कर दी दिल्ली से, आपने जिस PA के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में अब हरवाने के माध्यम से ये उनको बेइज्जत करने का काम किया आपने,
देश को बदनाम करने का काम किया, उतना पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को, और वही एक पीए को ला करके आप यहां राज्यसभा का कैंडिडेट्स बना दिए। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बयान दे दिया कि हमसे पूछा ही नहीं गया है, कांग्रेस पार्टी जाने कैसे जिताती है, उस समय कांग्रेस पार्टी के मुख से कुछ नहीं निकला। ये जानते हैं, हेमंत सोरेन जी भी देख रहे थे ना एक सप्ताह से किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टरों ने इनके कैबिनेट में लिए हुए फैसलों को, भाषा विवाद को लेकर के किस तरीके से झारखंड में अराजकता की रमाकांत जी, आप जो पन्ना दूसरे ये आपस में लड़ेंगे ना तो लोकतंत्र हो जाएगा। अमित शाह ये आपस में लड़ेंगे और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कम्युनिस्ट से आए हुए हैं, लेफ्टिस्ट है, एंटी क्लॉक और क्लॉक का जो उदाहरण दे रहे हैं भट्टाचार्य जी, उस समय उनको कहां चले गए थे? लोकतांत्रिक पार्टी है। अच्छा राजेश जी, समय की कमी है, राजेश जी समय की कमी है हमारे पास, राजेश जी समय की कमी है, समय की कमी है। एक बार सुनील सर का रुख कर लेते हैं राजेश जी। ये स्थिति इनकी बनी हुई है। अच्छा राजेश जी, ये चाहते ही नहीं है देश ठीक तरीके से चले, और ये कितना वकील रखना चाहते हैं जब तक उस गांधी परिवार। अच्छा राजेश जी समय कम हमारे पास, राजेश जी समय कम है। सुनील सर से लास्ट रिएक्शन ये है कांग्रेस पार्टी। राजेश जी समय कम है हमारे पास। सुनील सर, जो बातें हो रही है, पहला सवाल भी आपसे यही था, इसलिए क्योंकि जेडीयू ने कहा है कि भाई इस चुनावी नतीजे के बाद हम आते, समय कम है राजेश समय कम है, और भी मेहमान है राजेश, आप अकेले नहीं है डिबेट में, और भी मेहमान है। नहीं, हम आपको समय नहीं दे सकते, हमारे पास समय नहीं है। सुनील साहब जो जेडीयू के कह रहे हैं, जेडीयू कोटे से जो विधायक है कि भाई बहुत बदलाव आएगा नतीजे के बाद, किस रूप में देख रहे हैं आप? क्या ऑल इज वेल महागठबंधन के लिहाज से अगर देखेंगे तो? सुनील साहब जी, ऑल इज वेल महागठबंधन के लिहाज से अगर हम देखना चाहें तो? आपका सवाल ही सुनाई नहीं पड़ा। सवाल यह है कि जो जेडीयू के सरयू राय ने कहा था कि भाई चुनावी नतीजे बहुत कुछ तय करेगा, इसलिए यह सवाल बहुत लाजमी हो जाता है कि किस तरह से देख रहे हैं आप? महागठबंधन इंटैक्ट है, क्योंकि नंबर्स महागठबंधन के पास है, और इंटैक्ट रहे तभी दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। देखिए, पहले नेताओं को जो है वो ईश्वर का अंश समझा जाता था, लेकिन एक छोटा सा शेर है कि रहने दो कुछ भरम इतना कि कहीं हम तुम्हें भगवान से इंसान न समझ बैठे। अभी बंगाल में जो हम लोगों ने देखा और जो अभी देख रहे हैं, उसका असर हर जगह पूरे भारत में पड़ रहा है कि किस प्रकार सर्व आँखों पर बैठाने वाले लोगों ने किस तरह से नज़रें फेर ली, और किस तरह से अभी वहाँ पे प्रतिक्रिया उसकी हो रही है। तो जनता ही सबकी मालिक होती है, और ये बात सभी नेताओं को समझनी चाहिए, या मुझे लगता है कि वो लोग समझते भी हैं। लेकिन जब चयन करने की बात होती है तो सारी बातें किनारे हो जाती है, और अगर उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा और इस बार का जो परिणाम होगा उसका भी असर कहीं न कहीं जो है वो झारखंड की राजनीति में भी पड़ सकता है, क्योंकि गठबंधन है यहाँ पे। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं या दूसरी पार्टियों के भी जो लोग बोल रहे हैं, कहीं न कहीं ये बात उनके मन में आएगी कि हमें समर्थन नहीं मिला, और नथवानी जी अगर जीत जाते हैं तब भी एक बात बनेगी। हालांकि राजनीति में, चुनाव में और 2020 क्रिकेट में कहना मुश्किल होता है कि क्या होगा, बहुत ठोस नहीं कहा जा सकता। जी पहले का अनुभव तो यही बताते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया रमाकांत जी आपका, सुनील सर आपका, विजय सर आपका बेहद शुक्रिया, राजेश जी बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।